दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 10 अप्रैल 2020। परीक्षाओं जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और करंट अफेयर डिस्कस करते हैं सुबह के इस वीडियो में। देखना मत भूला करिए, डेली आपका करंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा। इससे जो परीक्षा संबंधित चीज़ें हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो परीक्षाओं की बात करें तो कल 2 बड़ी परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने। इसके बाद जो है अन्य जो परीक्षाएं, जैसे 21 जून वाली आपकी परीक्षा है, वो भी होने की संभावना नहीं है, नगण्य है। उसका कारण है कि अगर स्थिति पर कंट्रोल कर भी लिया जाता है तो जैसा चीन के वुहान शहर में देखा गया कि लोगों को लॉकडाउन हटा दिया गया, फिर से वो फैलने लगा कोरोना। तो ये स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए भीड़ से बचा जाएगा, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। तो जून के बाद ही परीक्षा संभव है, क्योंकि सरकार स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा चिंतित आपको दिखाई पड़ रही होगी और होना भी चाहिए। ठीक, तो जो भी होगा, यदि कोई अपडेट होती है, परीक्षा तो जून में संभव नहीं है वैसे भी, क्योंकि फॉर्म अभी आपका नहीं आया है और मई तक फॉर्म आने का जो नोटिफिकेशन है, आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन कब आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी इसके बारे में आपको ज़रूर सुबह वाले इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, जब भी कोई खबरें मिलती है। तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सैमुअल हैनीमैन, जिनको सर हैनीमैन भी कहते हैं या डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन भी कहते हैं, इनका एक बड़ा लंबा नाम था, उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। इनका जन्म 10 अप्रैल के दिन हुआ था 1755 में, और 1843 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंसेस अर्थात अपने अनुभवों पर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम यही था, और यही होम्योपैथी की जनक किताब मानी जाती है, ग्रंथ माना जाता है होम्योपैथ का। यही एक रोचक कहानी इनके जीवन की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, जर्मन थे और डॉक्टर थे, एलोपैथिक डॉक्टर थे। ठीक, सर्जन थे, बड़े डॉक्टर थे। ये एक किताब पढ़ रहे थे कि डॉक्टर्स किताबों का अध्ययन करते रहते हैं, तो ये भी एक बुक पढ़ रहे थे। उस बुक में इन्होंने पढ़ा कुनैन के बारे में, जो मलेरिया की एक दवा है। उसके बारे में लिखा हुआ था कि मलेरिया की जो दवा है कुनैन, जो है, जो कि सिनकोना की छाल से निकलती है, उसको यदि आप सेवन करें बिना रोग, अगर आपके अंदर मलेरिया नहीं है फिर भी सेवन कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर रोग पैदा कर देगी, अर्थात मलेरिया का प्रभाव उत्पन्न कर देगी। यह बात इनके दिमाग में घर कर जाती है। दरअसल होम्योपैथिक चिकित्सा आधारित है इसी बात पे कि जो दवा आप में रोग उत्पन्न कर सकती है, वो दवा उस रोग को समाप्त कर सकती है। तो आप देखेंगे कि जो टॉक्सिक मेडिसिन दी जाती हैं उसमें, होम्योपैथिक में, वो टॉक्सिक होती हैं, और दूसरी बात है कि बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं, ताकि धीरे 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 उस रोग को आपके जड़ से समाप्त करें। तो हैनीमैन ने क्या किया उसके बाद कि कुनैन की छाल को खुद खाया, देखा मलेरिया के लक्षण उत्पन्न हुए, फिर खाया। कई बार ऐसा प्रयोग अपने ऊपर किया इन्होंने। इससे इनको थोड़ा सा विश्वास हो गया कि हाँ, ये सिद्धांत सही है। इसके बाद इन्होंने अपने एक मित्र को खिलाया, उनको भी मलेरिया हो गया। फिर उन्होंने देखा कि खाना छोड़ दिया तो मलेरिया सही हो गया अपने आप। इसी तरह इन्होंने ढेर सारे प्रयोग किए। फिर अन्य जो जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे, जिसके बारे में वो सबके बारे में इन्होंने खोज किया, और सभी से इन्होंने मेडिसिन तैयार की। ठीक, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंसेस। इस पे बाद में ढेर सारी खोजें हुई, और फिर होम्योपैथ, जो आधुनिक होम्योपैथ चिकित्सा है, उसका जन्म हुआ। तो आज ही के दिन इसीलिए 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो सर हैनीमैन की आपको तस्वीर जरूर नजर आएगी। समाधान क्या है? समाधान चैलेंज या समाधान क्या है? तो समाधान, वैसे आपसे एग्जाम में समाधान चैलेंज पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मानव संसाधन मंत्रालय और AICTE, जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट है मानव संसाधन मंत्रालय का, HRD मिनिस्ट्री का ही, द्वारा चलाया जा रहा एक ऑनलाइन चैलेंज है,
जिसमें छात्र छात्राओं को नई खोज विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसका नाम क्या है? समाधान चैलेंज। और समाधान, जैसा कि इसका नाम है, समाधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। यदि उनको कुछ आवश्यकता है, सरकारी आवश्यकता है, तो वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। उपकरणों की आवश्यकता है तो उसकी भी व्यवस्था कराई जाएगी। कुल मिलाकर छात्र छात्राओं को नई खोज विकसित करने के लिए प्रेरित करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय और AICTE द्वारा ऑनलाइन चैलेंज चलाया जा रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि AICTE है क्या? मानव संसाधन मंत्रालय आपको पता है ना कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। AICTE क्या है? तो AICTE का जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। कब? नवंबर 1945 को, आज़ादी के पहले AICTE की स्थापना की गई थी। टेक्निकल, जो तकनीकी ज्ञान है उसके बढ़ावा के लिए और तकनीकी जो चीज़ें हैं, जो खोज हैं, उनको प्रेरित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में AICTE का जो मुख्य काम है वो है विश्वविद्यालयों से संबद्ध जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग और प्रबंधन के कोर्सेज चलाए जाते हैं, उनको मान्यता प्रदान करने का इसको अधिकार है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिकार किसको या कौन मान्यता प्रदान करता है? तो AICTE ही मान्यता प्रदान करता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये HRD मिनिस्ट्री के उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है। हालांकि इसको कानूनी दर्जा, स्थापना तो इसकी नवंबर 1945 में हुई थी, लेकिन इसको कानूनी मान्यता दे दी गई 1987 में संसद द्वारा एक कानून बना करके। DRDO ने भारतीय रेलवे को निजी सुरक्षा उपकरण बनाने की अनुमति दी। ठीक, तो ये पूछ सकता है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि DRDO ने किस संस्था को निजी सुरक्षा उपकरण बनाने की अनुमति दी? क्योंकि सुरक्षा उपकरण बनाने का जो अधिकार है वो DRDO को है। किसी अन्य संस्था को अगर रक्षा उपकरण बनाना है तो उसको DRDO से अनुमति लेनी पड़ती है। ये DRDO क्या है? DRDO, इसका जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उपकरण बनाने की एक संस्था या संगठन है। इसकी वर्तमान में 51 प्रयोगशालाएं भारत में कार्यरत हैं। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और जब स्थापना की गई थी तो भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान के लिए तकनीकी यह सपोर्ट करने के लिए और जो तकनीकी ज्ञान है वो मुहैया कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। रक्षा विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उपकरण की स्थापना यह खोज करता है, निर्माण करता है, जिसमें आपके रडार, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल जितने भी हैं ये सभी DRDO ही बनाता है। इनका प्रक्षेपण, इनका परीक्षण करता है। ठीक है। और यह भारतीय रक्षा मंत्रालय की आनुषंगिक संस्था है, अर्थात भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन आ जाएगा भारतीय रक्षा मंत्रालय, भारतीय गृह मंत्रालय, ठीक, और एक दो और दे देगा, विज्ञान मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय, कुछ भी दे देगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये, रक्षा से याद रखिएगा, डिफेंस, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। पिजन पॉक्स, ये पिजन पॉक्स क्या है? ये नया क्या खतरा आ गया है? तो ये रांची में दस्तक इसने दिया है, पिजन पॉक्स बीमारी ने। जैसा कि पिजन नाम से, पिजन क्या होता है? पिजन मतलब कबूतर होता है। तो कई कबूतर अचानक 2-3 दिन में डेथ कर गए रांची में, झारखंड में। तो बाद में देखा गया तो उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे कुछ निशान थे, ये पॉक्स के निशान थे। तो इसी को पिजन पॉक्स कहा गया। दरअसल पिजन पॉक्स दोस्तों यह एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जो कि वायरस का नाम है फाउल पॉक्स वायरस, और यह मच्छरों और गंदे पानी से फैलता है, अन्य जो जानवर हैं उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टरों ने बताया, जो पशु डॉक्टर हैं, कि इससे मानव में कोई संक्रमण हो ऐसी अभी कोई भी
पुष्टि नहीं हुई इस बात की, अर्थात मानव इससे संक्रमित नहीं होते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले ही कुछ समय पहले कौवे भी रांची में, झारखंड में ही मृत पाए गए थे, जिसका कारण नहीं पता चल पा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये बर्ड फ्लू के कारण, क्योंकि कुछ समय पहले बर्ड फ्लू भी आया था रांची में, झारखंड में, उसके कारण मृत्यु हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पिजन पॉक्स के कारण हुए हैं, ये कबूतरों से कौवों में आ गया। ये बर्ड फ्लू क्या होता है? बर्ड फ्लू को H5N1 कहते हैं। देखिए दो चीजें हैं, H5N1 और H1N1। तो H5N1 ये बर्ड फ्लू है, H1N1 ये स्वाइन फ्लू है। तो बर्ड फ्लू भी कुछ समय पहले आया था। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू भी वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं, और बर्ड फ्लू मुर्गा मुर्गी या फिर कुछ अन्य जो पक्षी हैं उनमें यह उत्पन्न हो सकता है वायरस से, और यह बाद में मानव को भी संक्रमित करता है। स्वाइन फ्लू भी मानव को संक्रमित करता है। यह सूअरों से यह बीमारी उत्पन्न हुई थी, बाद में अन्य जानवरों में फैली, और यह भी मानव को संक्रमित करती है। मुख्यतः यह श्वसन तंत्र को फेल कर देती है मनुष्य के, इसलिए बहुत ही डेंजरस मानी जाती है। कल हमने आपको लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में बताया था। डेली हम एक संस्था, एक संगठन के बारे में आपको अपने वीडियो में बताते हैं, तो आप आज एक्जिम बैंक के बारे में बताएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक। तो भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्ट 1981 के अंतर्गत 1982 में इसकी स्थापना की गई। 1982 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के निर्देशन नियंत्रण में यह कार्य करता है एक्जिम बैंक। ये निर्यात जो करने वाली संस्थाएं हैं उनको वित्त प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। आयात निर्यात के लिए वित्त प्रदान करने वाली, वित्त की व्यवस्था करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था है। तो आपको मैंने बताया था कल कि आरबीआई देश के 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है, जिनमें एक एक्जिम बैंक भी आता है। इसके अलावा जो 3 आते हैं, कल मैंने एक के बारे में बताया था जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और तीसरा है नाबार्ड, चौथा है राष्ट्रीय आवास बैंक। नाबार्ड के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। एक नई बात एक्जिम बैंक के बारे में कि 2019 में भारत सरकार ने इसका पुनर्पूंजीकरण की अनुमति दी थी, पुनर्पूंजीकरण का निर्णय लिया था एक्जिम बैंक के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।